अ वेरी बिग हेलो टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मैं पंकज सोनी स्वागत करता हूं आपका कैरियर एडो ऑनलाइन यूट्यूब मंच, जो कि कैरियर पावर रांची का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और कैरियर पावर रांची जो कि अड्डा 247 का ही एक विंग है, उसमें से मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ आज अनुराग तिवारी भी हैं, जो एसएससी के स्पेशलिस्ट फैकल्टी भी हैं, जीएस के भी फैकल्टी हैं, और ये भी आपको बताएंगे। अभी तो है ना, वैकेंसीज की बहार आ चुकी है, और ये एक बड़ा ही बढ़िया मौका है कि मौके पे इस साल तो चौका लगा दिया जाए। तो हमारे पास अभी वैकेंसीज में, अगर एसएससी में देखिएगा तो सीजीएल का फॉर्म पहले निकला था, अब हमारे पास सीएचएसएल का भी फॉर्म निकल चुका है, एमटीएस का भी फॉर्म निकल चुका है। एक एक करके हम लोग, इसके पहले सीजीएल की वैकेंसीज की जानकारी भी हम लोगों ने दी थी। अब आज हम लोग यहाँ पे सीएचएसएल की वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, कितने वैकेंसीज हैं, कौन कौन से पोस्ट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ओटीआर कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो उस पर भी ध्यान देना है। ये सब आपको हम लोग बताएंगे। क्यों अनुराग, हम लोग जी बिल्कुल सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। आप लोग जैसा देख चुके होंगे, एसएससी का बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा है। सरकारी नौकरी का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, अभी सीजीएल तो आ ही चुका है और आप लोग सब लोग उसको फॉर्म भर भी दिए होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो उसको भर दीजिए। साथ ही साथ सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप लोग उसको भरना चाहते हैं तो 12th पास एलिजिबिलिटी इसकी होती है। तमाम तरह की जानकारी हम लोग यहाँ पर अनुराग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो अंडर गोइंग ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके लिए सर सबसे बेस्ट सबसे सुनहरा मौका है। सबसे बेस्ट अंडर गोइंग ग्रेजुएट्स जितने लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल अभी भरने में उनको समय है, वो सीएचएसएल को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हैं। आप देख सकते हैं, और ये आपको एक अच्छा सुनहरा अवसर देता है कि आप लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल, मतलब आप 12 पास कर गए। आप 12 पास करने के साथ ही आप एसएससी के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा अनुराग, एक चीज़ और, ओटीआर जो है, ओटीआर का लास्ट डेट 31 जून था, 31 मई था, 31 मई था, सॉरी। अब ये चेंज हो गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आज का ही वो लास्ट डेट है। अच्छा, 30 जून 2025 याद रखिएगा। आज के बाद ओटीआर ओपन नहीं होगा। तो जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया है, या कोई भी आधार लिंक वेरिफिकेशन वगैरह जो भी चल रहा है, वो आज के आज जाके आज लास्ट डेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले एसएससी के साइट में जाइए और वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराइए। नहीं तो कोई भी फॉर्म में अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगा, आपको नहीं कर पाइएगा। सर एक चीज पता है आपको, बहुत एक अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आजकल हर एग्जाम करवा रहा है। बहुत समय, अभी हाल ही में बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया था, तो वो भी ओटीआर कराया। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करने से ना, आप जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। पहले क्या होता था कि एक लमसम हम लोग को पूरा फॉर्म भरना पड़ता था, तो बहुत बड़ा क्लमजी हो जाता था। एक बार आप ओटीआर कर दिए, उसके बाद जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस तमाम तरह के फॉर्म को आप भर सकते हैं। लास्ट डेट आज का है बच्चों, तो उसको भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन आईडी तो सेम रहेगा। अब उसके थ्रू मल्टीपल वैकेंसी जैसे जैसे वैकेंसीज है, वो आपको स्टूडेंट्स एज के क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आप उसको भर सकते हैं। देर मत कीजिए, आज लास्ट डेट है ओटीआर रजिस्ट्रेशन का एसएससी का। सबसे पहले जाकर के ssc.nic.in में जाकर के इस ओटीआर को कंप्लीट कीजिए। और अब ओटीआर में आपको आधार भी लिंक करना है, तो ये भी याद रखिएगा कि आपको अपना आधार वेरिफिकेशन ये सब भी करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आधार कार्ड का नंबर थोड़ा चेंज हो जाए, तो वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसके बारे में। और इसका जो डिटेल है एक बार इन नटसेल भी देखते हैं, और इसमें हम लोग है ना, कितने वैकेंसीज हैं, वो सारी चीजें, एसएससी सीएचएसएल का क्या क्या सैलरी है, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सा पोस्ट है। सर जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने पूरा का पूरा ओपन कर दिया है यहाँ पर कैरियर पावर का वेबसाइट, और आप देख सकते हैं। हाँ, जूम जरूर हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, साथियों को अच्छा से दिखना चाहिए। सीएचएसएल आपको पता है कि एसएससी कंडक्ट करवाती है, और इस बार की जो वैकेंसी है साथियों, वो 31 है। ठीक है, 3000 के लमसम में है। और जो पोस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर, लोअर डिवीजन क्लर्क,
जूनियर स्टैटिस्टिक एसोसिएट और डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर आपको मिलती है। मेन पोस्ट यही है। एग्जाम टाइप आपका नेशनल लेवल का है और ऑनलाइन मोड है जिसको हम लोग CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है, आप सबको पता होगा। आजकल सारे फॉर्म सर ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन डेट। हाँ, सर इसका मार्कर शायद ओपन हो सकता है। हाँ, अगर आप दीजिए, मैं आपको ओपन करके दे रहा हूँ। यहाँ पे 23 जून से, यानी कि पहले ही अप्लाई का स्टार्ट हो गया। ये देखिए 23 जून से 18 जुलाई 2025 तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरी माने तो आप लास्ट डेट का इंतजार ज़्यादा ना करें। अगर आपने OTR कर दिया तो आज जाकर आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पर भर दीजिए, ताकि लास्ट डेट पे क्या होता है ना, सर्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने से वो स्लो होता है, फिर आप फॉर्म भर नहीं पाते हो। ऐसा कई बार स्टूडेंट लास्ट डेट के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है, फिर 4 बजे भोर में उठ के आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो इसलिए थोड़ा ये सब हाफ थिंग से बचने के लिए आप जितनी जल्दी अप्लाई कीजिएगा वो बेटर होगा। OTR के साथ साथ आपको CHSL का भी एप्लीकेशन अप्लाई करना है, और ग्रेजुएट पास हो चाहे आप, है ना, ग्रेजुएट भी है तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप CHSL का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। कि सिर्फ 12वीं पास भर सकते हैं, ग्रेजुएट पास लोग जो CGL भरे हैं वो लोग भी भर सकते हैं। उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा चांस है, सरकारी नौकरी का मौका है, तो इसको हटा सकते हैं सर। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कुछ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसा आपको पता है इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए और 12वीं पास। मिनिमम क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब मिनिमम क्राइटेरिया उनका उतना होना चाहिए। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर सर Tier 1 और Tier 2 होता है, यानी कि 2 एग्जाम्स यहाँ पर जैसे CGL में होता है। और इम्पोर्टेंट आपको अभी बता देते हैं, स्किल टेस्ट भी होता है यहाँ पर। अच्छा, SSC में जितने भी एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स में मुझे लगता है स्किल टेस्ट अब लगभग सर CGL में तो है ही, वर्ड पर लिमिट से शायद उनका कुछ 27 वर्ड पर में भी आपका है। टाइपिंग टेस्ट Tier 2 के साथ होगा। CHSL में भी Tier 2 के साथ आपको टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट यहाँ पर होता है। तो MTS में भी अगर आप देखिएगा तो एक एग्जाम है, रिटन एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट है। तो साथियों स्किल टेस्ट बहुत जरूरी है। आप आज से ही जाकर कहीं पर भी बैठे हो, टाइपिंग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम सेंटर पर थोड़ा सा दिक्कत आने पर, क्योंकि हर जगह लोग टाइपिंग कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को आप कैसे मैनेज करोगे वो भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल टेस्ट के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको साथियों आज से करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। Tier 1, Tier 2 प्लस स्किल टेस्ट तीनों होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करने के बाद अगर वो ओके है तो फिर आपको फिर नौकरी दे दी जाती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स में भी आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एक तो समझ लिया था। हाँ, अप्लाई तो शुरू हो गया 23 जून। नोटिफिकेशन रिलीज तो 23 जून को हुआ था। अप्लाई डेट आपका यहाँ से 23 जून 2025 अच्छा, वो 11 बजे रात तक ही आपका, हाँ, है ना, विंडो एक्टिव रहेगा। तो कुछ लोगों को ये भ्रम होता है ना 11:59 तक, नहीं 11 बजे तक, मतलब आप पहले ही फॉर्म को भर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अच्छा, लेकिन फी पे करने का एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है 19 जुलाई 11 PM तक। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया 18 तारीख तक, एप्लीकेशन फिल कर दिया तो भी चलेगा। एक दिन ग्रेस आपको मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बस ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, नहीं थोड़ा सा सर इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, ठीक है बस ठीक। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए अगर आपकी कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप 23 से 24 जुलाई तक आप भर सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जल्दी भरते कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आप वहां पर फिर करेक्शन का ये करेक्शन विंडो 23 तारीख को और 24 तारीख को अनुराग ये ओपन है, और 11 बजे तक 24 तारीख तक ये ओपन है। तो जिनका भी अगर किसी में भी कोई भी ऑब्जेक्शन रेज होता है तो वो लोग उसको कर सकते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का। अगर कोई भी मिस्टेक आपका एप्लीकेशन में हुआ तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन ही टाइम मिलेगा, है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अनुराग पता ही नहीं चल पाता है कि करेक्शन विंडो। तो आप लोग जब फॉर्म फिलअप करते हो ना साथियों, तो एक चीज ध्यान रखना, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको एक लाइन बाय लाइन चीजें बताई गई होती है। फिर हम तो यहाँ आप कमेंट करोगे तो हम तो उस पर रिप्लाई देते हैं,
लेकिन ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो आपको पूरा नक्शल बता रहे हैं, फिर इसके सामने बहुत सी चीज़ें होती है, कई बार कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, कभी कुछ कार सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो पूरा का पूरा वो वीडियो आपको देखना होगा। पूरा इस वीडियो को आप देखो, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो भी यहाँ पे अनुराग आपको बताएंगे कि करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, आपको है ना, इसमें कैसे करेक्शंस करने हैं, ये सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो आपके सामने 3-4 डेट्स है। 23 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आज 30 तारीख है, 7 दिन बीत चुके हैं, फिर भी आप भर सकते हो। 18 जुलाई लास्ट डेट है। ऑनलाइन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 19 जुलाई है, और 23 तारीख 24 तारीख को अगर आपकी कोई भी गड़बड़ी है तो आप देख सकते हो, वहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो आप जाकर वहाँ पर भर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड अगस्त में किसी भी महीने किसी भी दिन आ सकता है, मतलब मान के रखिए सर लास्ट वीक में, यानी पहले तो आपका मेल आएगा, मेल में आपको किस सिटी में आपका सेंटर है ये आएगा। हाँ। और जिनका पहले लॉट में एग्जाम है, फर्स्ट 10 डेज जिनका एग्जाम है, उनका पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 से 18 सितंबर 2025 तक टियर 1 का जो एग्जाम है CHSL का, काफी वो यहाँ पर होने वाला है। ये डेट एकदम याद रखना है, आपको 8 से 18 सितंबर आपका एग्जाम होगा। यानी आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि आपके पास कितना समय है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ताकि एक एक दिन एक एक घंटे जो आपके अनमोल है उसको आप यूटिलाइज कर सकें। और इम्पोर्टेंट बात, जैसे आप लोग तैयारी करते हो ना, तो लोग कई बार सोचते हैं कि टियर 1 का तैयारी सर करें और टियर 2 को छोड़ देते हैं। बोले टियर 2 जब एग्जाम निकले तब, नहीं, पहले से तैयारी स्टार्ट करना है, क्योंकि देख लो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा आपको, जब क्योंकि रिजल्ट आने भी टाइम लगता है, फिर रिजल्ट आना, फिर बैठोगे तैयारी करना, फिर उतना पेस आप मेंटेन नहीं कर पाते। मुझे लगता है अनुराग कि दिसंबर में किसी भी समय फरवरी मार्च तक तो इसका सीजीएल का रिजल्ट R1 का जो आएगा वो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। तो दिसंबर या जनवरी में इसका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए, और फरवरी मार्च में इसका टेंटेटिव डेट दिए गए, मतलब उसी के आसपास इसका एग्जाम भी हो जाएगा। पहले सीजीएल होगा, पहले सर सिलेक्शन पोस्ट होगा, फिर सीजीएल होगा, फिर आपका CHSL का एग्जाम होगा, और बाकी जो एग्जाम्स जो आ रहे हैं उनका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। यानी कि हम लोग को ये भी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि टायर 1 के साथ साथ आप टायर 2 का भी क्वेश्चंस बनाते रहिए। मॉक पेपर्स आपके पास होंगे, है ना। अगर आप 6 दिन अगर आप मॉक दे रहे हैं CHSL का, तो आप एक दिन 5 दिन कर सकते हैं उसको, और एक दिन मेंस का पेपर, टायर 2 का पेपर आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर ने ये बात बताई है, क्योंकि एक मॉक आपको मेंस का करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस में ना आपको वैरायटीज ज़्यादा मिलते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस टियर 1 का होता है, सिलेबस लगभग सेम होता है, बस क्वेश्चन के डायनेमिक्स में थोड़े से चेंजेस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी, वो आपका माइंड जो है ना वो एकोमोडेट कर जाएगा कि नहीं अब हम लोग इस पे बैठ सकते, तो टियर 1 पे तो आराम से कर ही लेंगे यहाँ। और ये कॉन्फिडेंस भी आता है यहाँ पे। टायर 2 मुझसे बन रहा है तो आपके अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा। बिल्कुल ठीक है। और सर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पोस्ट है ना, ये इस तरह के पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको दिख रहा होगा, लोअर डिवीजन क्लर्क या जिसको GSA कहते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की नौकरी है ये, है ना। तो ये सब कुछ वैकेंसीज हैं। अच्छा, और यहाँ पे वैकेंसीज अभी तो अलग अलग वर्टिकल में तो डिक्लेयर नहीं किया। एक सेकंड में दिखा देता हूँ सर थोड़ा, एक सेकंड थोड़ा, ये कंपैरेटिव चार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन से साल में कौन सी वैकेंसीज आई थी, आप देखिए। तो ये कंपैरिजन है ये आपका, आप देख सकते हो कि 2025 में, हालांकि अभी पर पोस्ट के हिसाब से अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आप देख सकते हो कि लोअर डिवीजन क्लर्क और GSA के लिए ये टू बी अनाउंस्ड है, TBA लिखा है, और यहाँ पर DO के लिए भी टू बी अनाउंस्ड है। कुल मिलाकर जो आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो 31 है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं 31। ठीक है, मैं आप हट जाता हूँ थोड़ा, आप देखने में आसानी रहेगा। 31 यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग यही पोस्ट है, ऑनलाइन एवरेज अगर आप निकालिएगा पिछला 5 साल का भी, सबसे ज्यादा पोस्ट सर यहाँ पे 2019 का था, लगभग 6000 के आसपास यहाँ पर। तो 2019 और 20 में 21 में आपका वैकेंसीज लगभग 5000 के आसपास, 6000 के पास आई है। 2023 में अगर आप देखिएगा तो वैकेंसीज बहुत कम थी, लगभग 3700 वैकेंसी आपका 2024 में भी दिया है, और 3000 से ऊपर वैकेंसी आपका इस साल भी है ना। तो लगभग थाउजेंड्स में अनुराग, लगभग 13 टाइम्स लोग को टियर 2 में बुलाया जाएगा, लगभग 3000 है, तो मान के रखिए कि 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसका वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा,
तो ये आपका एक चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि इतने तरह के वैकेंसीज यहाँ पर अपलोड वैकेंसीज हुए का थे। कंपैरेटिव चार्ट है। इससे आपको मालूम चलता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपका 2019 में आई थी CHSL का, और 2025 की भी वैकेंसी की लेवल कम नहीं है ना, अच्छी खासी वैकेंसी ठीक ठाक है। हाँ, एप्लीकेशंस के लेवल थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो उस पर घबरानी नहीं है। जो लोग प्रिपरेशन करेंगे दे कैन क्रैक इट, इजीली क्रैक इट। आगे देखते हैं सर, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। थोड़ा लोगों को इसमें डाउट होता है। सबसे पहला तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। एज लिमिट में काफ़ी कंफ्यूजन होता है अनुराग कि कितना एज होना चाहिए। तो ये क्लियरली नोटिफाइड है यहाँ पे कि एज आपका मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1999 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इधर आ जाइए, और 1/1/2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको ये दोनों के बीच में अगर आपका DOB है आपके सर्टिफिकेट में, तो आप है ना एलिजिबल है, एज वाइज आप एलिजिबल है इसको अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। तो तुरंत एकदम अप्लाई कीजिए। अगर आप ये दोनों ब्रैकेट एज ब्रैकेट में आ रहे हैं तो एकदम आप इसको अप्लाई कीजिए। ये एक मस्ट अप्लाई वैकेंसी है। अच्छा, एक चीज मैं सर बताना चाहूंगा, लोगों को यहाँ पे डाउट क्या होता है कि सर मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ इसी दिन पर लाइक कर गया, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? तो एक चीज बड़ा- आपको बता देते हैं कि मतलब ये डेट को ये काउंट नहीं करते, इससे बाद का जस्ट मान लीजिए कि आप 3/1 के हैं तो आपका काउंट होगा। अगर आप इससे ज्यादा के हैं, मतलब एक दिन भी ज्यादा अगर आपका है या उस डेट पर भी है, तो वो भी काउंट नहीं होगा। मतलब उस दिन को हटाकर आप उसके बीच में आप होने चाहिए। यानी कि ये जो डेट है इसको हटा करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आपको जो एज आ रहा है इसके बाद के डेट का उसको कंसीडर किया जाएगा। और रिलैक्सेशन तो आपको है ना कैटेगरी वाइज वहाँ पर जो सरकार की अपनी तय है ना क्राइटेरिया उसी आधार पे आपको है ना रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे OBC है तो OBC है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 ईयर्स का मिलेगा एज रिलैक्सेशन। मतलब मान के रखिए कि जनरल के लिए आपका अनरिजर्व्ड के लिए 27 साल, 30 साल आपका OBC के लिए, और SC ST के लिए 32 साल तक रहता है। अच्छा, एक चीज सर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, वो ये है सर कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें लोगों को डाउट आता है किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखो ना, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, जो DEO है, जो ग्रेड A की नौकरी है, इसमें 12th स्टैंडर्ड पास इन द साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, जैसे PCM जो होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये होना चाहिए। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अगर वो साइंस ग्रेजुएट है, मैथ्स है उनका, तो वो DEO है ना 12th पास में, ये 12th में मतलब मैथ्स और साइंस दोनों होना तो चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। आप इस बेसिस पे आप LDC JSA DEO ये सब पोस्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है सर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, DEO ग्रेड A एक्सेप्ट DEO इन द डिपार्टमेंट। मतलब DEO अदर मिनिस्ट्री के लिए आप दूसरे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन इनके लिए आपको 12वीं पास साइंस स्ट्रीम में विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ICSE, CBSE, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, UP बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज LDC के लिए अप्लाई कीजिएगा तो नॉर्मल जो भी इंटरमीडिएट है आपका विद साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें फिट नहीं बैठ रहे तो LDC के लिए तो कम से कम आप फिट बैठिएगा फॉर एनी इंटरमीडिएट पास। ठीक है, ओके। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जो है इसका SSC ने पहले से जो निर्धारित करके रखा है 100 रुपीज, वही 100 रुपीज है। कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए SC ST के लिए फ्री है, गर्ल्स लोग के लिए फ्री है। तो गर्ल्स लोग के लिए तो काफ़ी फ्री है और SC ST के लिए भी फ्री है, और ऐसे भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी, OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 नॉमिनल। बिल्कुल बिल्कुल। अब एग्जाम पैटर्न के साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इस पे डाउट आता है। देखिए, पहला जो टेस्ट होगा ना, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, ये आपका ऑनलाइन है, ये क्वालिफाइंग रहता है। क्वालिफाइंग का मतलब जैसे मान लो कि कट ऑफ है, बस आपको उस कट ऑफ को पार करना है, क्वालिफाई करना है। एक्चुअल जो आपका जो सिलेक्शन होता है ना पोस्ट वाइज, वो इन मॉड्यूल्स पर टियर 2 के जो मॉड्यूल होते हैं उन पर डिसाइड होता है। जैसे कि मान लो कि आपका
ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होता, आपको ऑनलाइन पर ही आपको मार्क वहाँ पे करना है। मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, जीके जीएस के क्वेश्चन हो गए, सारे एमसीक्यू यहाँ पर सर रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। अच्छा, स्किल टेस्ट इसलिए दिया है अलग से क्योंकि स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म आता है, वो भी +2 बेसिस पे आता है, इंटरमीडिएट पास, और उसमें स्किल टेस्ट आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट, शॉर्ट हैंड का रहता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है, और नॉर्मली आपको है ना, अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट ही लिया जाएगा, ठीक है। तो टाइपिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपका बेटर होना चाहिए, और एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अनुराग, मुझे लगता है 98% एक्यूरेसी तो आपकी मतलब रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे लाते हैं दोस्तों, मतलब आप मान के रखो कि 35 वर्ड पर मिनट से थोड़े ऊपर होने चाहिए, तो अच्छा वो टाइपिंग स्पीड अगर आपकी है तो आप मतलब हर एक एंगल आपका चेक किया जा रहा है, क्योंकि नौकरी मिलना आज के डेट में उतना अभी आसान नहीं है ना, पहले हुआ करता था। तो सर आप टाइपिंग में आपको थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ्स अच्छा होना है, रीजनिंग अच्छा होना है, इंग्लिश तो अच्छा होना ही है, और जीके जीएस भी ऑब्वियसली बात है कि आपकी अच्छी होनी चाहिए। और स्पीड तो खैर स्पीड अच्छा, स्पीड से सर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, स्पीड बढ़ाने के लिए लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। तो सर एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पर एक चीज़ जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, जनरली लोग जब बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि 1 घंटे का पेपर है, ध्यान रखना ये 60 मिनट्स होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप आंख ब्लिंक करते हो ना, ऐसे मैंने आंख ब्लिंक किया आपके सामने, तो होता क्या है कि 59.59 में ये स्टार्ट होता है, मतलब आपने 1 सेकंड वहां पर मिस कर दिया। तो ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी कि 1 घंटा नहीं है, इट्स 60 मिनट डिफरेंस, थोड़ा सा बस वो सेकंड्स में वो काउंट होते हैं, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी हम लोग थोड़ा इनको बताते चले कि आइडियली कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो आता है ना, टायर 1 में भी सपोज बात करते हैं, तो उसको कितने मिनट में कौन सा सब्जेक्ट को बनाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। क्वेरी रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैथ्स के लिए कितना टाइम दे, इंग्लिश के लिए कितना टाइम दे, जीएस के लिए कितना टाइम दे, है ना, रीजनिंग भी है। सर देखिए, अगर मान ले तो 4 टॉपिक्स तो रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होता है, ये दोनों रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक और ये रहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, बेसिक नॉलेज स्किल्स रहते हैं, मतलब आपको पढ़ने आना चाहिए। सारे 2-2 मार्क्स के, हाँ 25 क्वेश्चन है, मतलब 50 ना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स आपका भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग सर आपका -0.5 रहता है, मतलब हर 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका माइनस होता है। तो अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग समझ करके भी क्वेश्चंस बनाना है, क्योंकि अगर आप इसको अलग दूसरे एग्जाम से कंपेयर कीजिएगा, तो जैसे बैंक का एग्जाम हो गया, ये सब में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सर अगर बात करें इसके लिए क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे, तो अगर मान लीजिए कि आपका पेपर एवरेज लेवल का है, मान लेते हैं ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा मॉडरेट लेवल का है, तो आप मान के रखिए कि इसके क्वेश्चन को आप मान लीजिए 12 से 15 मिनट में बना लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन को, है ना, और इसको आप लगभग आप 25 मिनट में बना लीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन को, ये सॉरी ये तो ये वाला है, मैथ्स के क्वेश्चन को आप यहाँ पर 25 मिनट, मान लीजिए यहाँ पे 15 ले लेते हैं तो ये 25, तो टोटल आपके 40 मिनट हो गए, बचता है आपके पास 20 मिनट। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप जनरल अवेयरनेस के लिए 8 मिनट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ले, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप आंसर मार करिएगा, और उसके बाद जो बचते हैं 12 मिनट, वहाँ पर आप इसको इंग्लिश के लिए आप दे सकते हो। टोटल आपके 60 मिनट्स में कवर। ये आइडियल पैरामीटर है कि आपको कितने मिनट में कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है, तो ये आपको है ना एकदम आइडियल पैरामीटर है। आपका बेंचमार्क जो है, आप जब सेटिंग्स अपना स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि मैं ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या सेक्शनल दे रहा हूँ, तो कितने सर ऊपर नीचे हो सकता है, किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है तो वो उसको 20 मिनट में ही कवर कर दे, तो उसके कुछ समय जो है वो बचते हैं, है ना, तो वो कुछ समय में वो अपना रिवीजन कर सकता है या कुछ कर सकता है। अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन बहुत लेंदी रहता है, कैलकुल ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, आज अगर आपने प्रैक्टिस किया तो बनेगा, लेकिन बिल्कुल वो कितने समय में बनाना ये मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग रीजनिंग को भी थोड़ा सा टफ बना रहे हैं, क्योंकि पहले के लोग जो थे जो एग्जाम दे रहे थे, हालांकि हमने भी एग्जाम दिया तो मेरा भी लगभग 50 आउट ऑफ 50 रहा था सर पेपर में। अब इस बार इन लोगों ने कोशिश ये की है कि हम लोग इसको मार्क्स को थोड़ा घटाए, तो इन लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा जो साइन वाले चेंजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े कैलकुलेटिव नॉन वर्बल वाला पार्ट जो अच्छा आता है। और साथ ही साथ आजकल इंग्लिश में भी देख रहे हैं कि सर अच्छे स्तर के सवाल पूछे जा रहे हैं, ग्रामेटिकल में भी सर आपका थोड़ा
कोशिश थोड़ा रिवीजन चाहिए, थोड़ा रूल्स Rules and कंसेप्ट इंग्लिश में practice अच्छी clear होनी होना चाहिए चाहिए। आप PYQs तो सबसे पहले मुझे लगता है बनाना जरूरी है। हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, पिछले 10 से 15 साल का क्वेश्चन भी बनाते हैं ना, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है एग्जामिनेशन, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से। आप, है ना, कट ऑफ क्लियर करने के एकदम नज़दीक पहुंचते हैं। तो ये टाइम याद रखिएगा, 60 मिनट्स। अच्छा सर, ये आपका 60 मिनट और बाकी के लिए 80 मिनट्स आपके जो लोग होते हैं, जो PW कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको विजन की प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। उनको 20 हाँ, मिनट्स तो एक्स्ट्रा। वो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी चीज़ें दी गई है। अच्छा, इसका सिलेबस भी अगर हम लोग देखेंगे, सिलेबस तो सर हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। तो टियर 1 के लिए लगभग टियर 2 के लिए भी यही लगभग होगा। सेम है जो SSC में SSC पूछता है, में, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है? मान के रखिए सर कि CGL का बच्चा अगर CHSL का तैयारी कर रहा है तो CGL का भी तैयारी करेगा ही करेगा, तो बहुत डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं आते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग तो है ना यहाँ पे हाँ, applicable ऑल सेक्शन होगा। के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो पेनाल्टी तो आपको लगेगा, और यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है कि 0.5, हाँ, है ना, मार्क्स यहाँ पे ऑल अगर आप सेक्शन। देखिएगा तो 0.5 मार्क्स आपका कटेगा। एक गलत क्वेश्चन में आपका आधा नंबर आप जो है आपका चल जाए, मतलब यानी आप कि 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर सर वहाँ पर। अच्छा, एक मिस्टेक करने पे तो 2 मार्क्स तो जाएगा अनुराग। 2 मिस्टेक करने पर 1 नंबर चला गया। 1 नंबर। अगर मैं एक क्वेश्चन का बात करूँ तो मैंने एक गलत किया तो 2 मार्क्स तो गया, 0.5 यानी 2.5 मार्क्स चला गया। हाँ, पूरा मतलब 2 गलत किया आपने तो 5 मार्क्स जाएगा आपका। हाँ, मतलब जो कैलकुलेशन होता है, जो आपका आंसर शीट से जो मार्क्स जो रॉ स्कोर जो निकाला जाता है, हालांकि SSC नॉर्मलाइजेशन भी करती है। आपने देखा होगा कि OTR में इस बार OTR से पहले SSC ने अपना नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया था। आप लोग चाहे तो वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। OTR करने जो आपका मार्क्स जो आता है उसके तुरंत बाद आपका रॉ स्कोर में आपके पेपर के टफनेस लेवल पर नॉर्मलाइजेशन भी की जाती है। अच्छा, ये डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है, सबसे आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है, तो इस पे भी आई थिंक लगता है हाँ, नॉर्मलाइजेशन। और बच्चे लोग जब एग्जाम देते हैं तो उनको सबसे बड़ा यही होता है कि हमारा ही पेपर ज़्यादा टफ है, तो ये चीज़ उन लोग के बीच में रहता है। तो हालांकि SSC जो है उन्होंने एवरेज इस चीज़ को स्केल करती है। अच्छा, यहाँ पे आपको सैलरी आपको क्या है, CHSL के थ्रू अगर आप जाते हैं LDC के लिए, या फिर है ना आप DEO के लिए जाते हैं, GSA के लिए जाते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अब इसका जो सैलरी है वो आप देखिए कि सैलरी ब्रैकेट कौन सा स्लैब है, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे अनुराग सैलरी तो काफ़ी अच्छी है ना, बढ़िया है। LDC भी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, JSA है, लेकिन +2 बेसिस पे है, लेकिन आप सैलरी देखिएगा तो और सबसे बड़ी बात है कि सर सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। 7 पे रिवीजन के हिसाब से तनख्वाह अभी मिलेगा, और अगला साल तो मुझे लगता है जनवरी के आसपास तो 8वां वेतन पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो अच्छा सैलरी है ही, 8वां वेतन आयोग अगले साल लागू होगा तो आपका ये देखिए सर, ये यहाँ पर 7 पे कमीशन के बाद दिया हुआ है। हाँ, बेसिक पे आपको दे दिया है, इन हैंड कितना आएगा वो सब आपको दे दिया है। और देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चलेगा, है ना। तो DEO LDC का जो अच्छा खासा सैलरी है। अच्छा, इसमें पर्क्स और इमोल्यूमेंट्स और ऐड होंगे, ऐड हो जाते हैं, महंगाई भत्ता, HRA TA सब सारे सब ऐड होता है। ठीक है, तो ये सब दिखाने का बेसिक सेंस क्या है सर, कि बच्चों को थोड़ा सा ये आकर्षण दिखाए कि भाई पैसा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी मिलती है, सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो अपने पैर पे खड़ा होने का जो आनंद आता है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और सेंट्रल मिनिस्ट्री का ऑफिस में काम करना है ना, उसका बात ही अलग है। जी बिल्कुल सर, आपको ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, है ना, और पे रिवीजन के हिसाब से तनख्वाह तो मिलेगी ही आपको, है ना। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन था CHSL का। अनुराग, मुझे लगता है कि लगभग जानकारियां हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बता दी है। और अच्छा, फिर से एक बार इनको रिमाइंड करा देने का है अनुराग कि आज लास्ट डेट है OTR बिल्कुल का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने का। तो आज सबसे पहले तो इनको जाकर के कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं तो उठ जाइए, और अगर खा पी रहे हैं तो छोड़ दीजिए, और जाके सबसे पहले अगर OTR नहीं किया है तो चाहते हैं इस साल SSC में आपकी नौकरी लगे, तो जाके सबसे पहले OTR कर लें, ये तो बहुत जरूरी फर्स्ट स्टेज है सर, क्योंकि यही स्टेज से आप आगे बढ़ोगे तो फिर जाके आपकी बाकी की अब समय नहीं है। आप जितना समय बचा है, अगर आपने नहीं किया है तो एकदम अभी OTR कंप्लीट कीजिए, जो कि ये CHSL नहीं, आगे और भी एग्जाम्स जो भी अप्लाई करना, मतलब इस साल आपका 2025-26 तक का जो डेट है वहां तक के लिए आपको OTR करना है। अगर आप पहले कर चुके हैं,
आपको अपडेट करना था, आपने नहीं किया तो वो फिर रह जाएगा आज के बाद, उसको फिर आप अगले साल उसको आप रिन्यू कर पाओगे। वेबसाइट का नाम जान लेना ssc.nic.in। पुराना वेबसाइट ssc.gov.in था, अब ssc.nic चेंज कर दिया तो है, नया वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर OTR करना है। ठीक है। तो चलिए अनुराग, आप लोगों को बहुत बहुत है ना CHSL के लिए, CGL के लिए, SSC की जितनी Best of एग्जाम्स luck। है उसके लिए Best of आपको luck। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए और कोई कसर बाकी नहीं छोड़िए, क्योंकि है ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक तबीयत तो एक पत्थर तो तबीयत से मारने की जरूरत है। बिल्कुल 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 सही बात कही सर ने। मुझे लगता है कि ये सैलरी स्ट्रक्चर है ना, ये भी अप्लाई करने के लिए काफ़ी मोटिवेट करेगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए अनुराग, एक बार और हम लोग अगली बार एक नए वैकेंसी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए लिए आप लोग OTR कर लीजिए, OTR कीजिए। फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और तैयारी अगर नहीं स्टार्ट किए हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा वेट नहीं करिए। हाँ, जल्दी से जल्दी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।